तरफ राजस्थान की 199 सीटों और यहां पर किसकी सरकार बन रही है, क्या रिवाज यहां बदल रहा है, क्या अशोक गहलोत फिर से सीएम की कुर्सी पर विराजमान होने जा रहे हैं या बाजी मारती है बीजेपी। जरा स्क्रीन पर ले आइए पूरे आंकड़े एक साथ, क्या कुछ हो रहा है देखिए। कांग्रेस पार्टी 93 से 107 सीटें आती हुई, 93 से 107 सीटें यानी 200 डिवाइडेड बाय 2, हां 100 सीटें टोटल, 100 सीटें कांग्रेस को और 72 से 76 72 टू 86 सीट्स यहां बीजेपी को और अदर्स के खाते में 16 से 24 सीटें, यानी कुल मिलाकर दिख रहा है कि कांग्रेस को 100 सीटें, बीजेपी को 79 सीट्स और अदर्स के खाते में 20 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यह राजस्थान का सूरत हाल है और इस हिसाब से साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी रिपीट कर रही है हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से राजस्थान में। अब सीधा सीधा आना चाहता हूं, पहले प्रशांत टंडन जी आपके पास ही, वहां से घूम के आए हैं, फिर हमारे तमाम पैनल साथी राकेश पाठक जी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी आऊंगा। प्रशांत जी, इन आंकड़ों के आधार पर क्या कहेंगे आप? मैं अपनी बात शुरू करता हूं अदर्स से। 16 से 24 जो अदर्स आप दिखा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर हंग असेंबली की स्थिति बनती है तो ये अदर्स बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे। अब इन अदर्स के पीछे होता कौन है, कौन लोग हैं राजस्थान में? अदर्स यानी जो निर्दलीय है वो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। वहाँ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हनुमान बेनीवाल की पार्टी नहीं, आरएलपी, वहाँ बीएसपी नहीं है, सबसे बड़ी पार्टी तीसरी पार्टी पिछले चुनाव में भी 9% वोट के साथ और 13 सीटों के साथ निर्दलीय थे। इस बार भी लग रहा यही, और इसमें ज्यादातर जो लोग हैं वो जीत कर आएंगे बीजेपी और कांग्रेस के रिबेल्स जी, और ये बाद में तय करेंगे। और इसमें काफी लोग अशोक गहलोत या वसुंधरा के भी लॉयलिस्ट होते हैं। ये राजस्थान में होता रहा है। तो यहाँ से मैं बात शुरू करूंगा कि अदर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। रिवाज, जैसे मैंने आपके आंकड़े आने के पहले कहा था कि संभावना, संकेत मुझको मिल गए थे कि रिवाज इस बार टूट रहा है, और वो टूटता हुआ दिख रहा है। और वो टूटता हुआ इसलिए दिख रहा है कि कांग्रेस गहलोत सरकार की जो स्कीम्स हैं उसने जमीनी लेवल पे काम किया है। बीजेपी ने, आप याद कीजिए कि बीजेपी ने पूरा चुनाव मोदी साहब ने सांप्रदायिक उस पे पृष्ठभूमि पे लड़ा जी, और बिल्कुल सीधा सीधा सांप्रदायिक क्यों कहें, हिंदू मुसलमान पे लड़ा। और वो उदयपुर के कांड का भी बार बार जिक्र किया उन्होंने, एक नहीं कई रैलियों में जिक्र किया। तो और बहुत इशारे में उन्होंने ये कहा कि गहलोत साहब जो हैं वो मुसलमानों के हिमायती हैं, बिल्कुल साफ तौर पर उन्होंने कहा। तो ये ध्रुवीकरण की राजनीति लेकर वहां पे गए योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, मोदी साहब, नड्डा जी। कांग्रेस में इनके ट्रैप में नहीं आई इस बार, और कांग्रेस ने जवाब नहीं दिया, और कांग्रेस अपनी नीतियों पे रही। मध्य प्रदेश में वाकई जमीनी स्तर पे गहलोत सरकार की नीतियां दिखाई देती। हम आप ऐसे लोगों से मिल चुके हैं। हम इंदिरा कैंट ब्यावर में हम थे, राजीव जी, बीजेपी की एक रैली निकल रही है ब्यावर में, और उस रैली से लोग आके खाना खा रहे हैं। कहाँ खाना खा रहे हैं? 8 रुपए में इंदिरा कैंटीन में खाना खा रहे हैं जी। अजमेर की बात है प्रशांत जी, अजमेर शरीफ, अजमेर की बात है, और वहां रैली निकल रही थी। आप याद कीजिए, हम लोग इंदिरा कैंटीन में गए थे और ये जानने के लिए कि इंदिरा कैंटीन चल कैसा रहा है, इस कैंटीन में लोग कौन से लोग आ रहे हैं, तो मालूम हुआ कि उस रैली के लोग आ रहे हैं और खाना खा रहे हैं और कह रहे हैं बहुत अच्छा है, स्कीम अच्छी है, कम से कम 8 रुपए में खाना तो मिल जा रहा है। तो बहुत सही बात आप कह रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं शकील अख्तर जी भी। शकील जी, ये देखिए 3 आंकड़े हम रख चुके हैं, और सबसे बड़ी बात यहां यह है कि इन तीनों में कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस रिपीट कर रही है, कांग्रेस रिपीट कर रही है, राजस्थान में भी ये साफ दिखाई दे रहा है। पिछड़ती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है दोनों राज्यों में। हालांकि काफी कोशिश करने के बाद भी बीजेपी को 72 से 86 सीटें, 72 टू 86 सीट्स आती हुई राजस्थान में दिखाई दे रही हैं बीजेपी को, जबकि कांग्रेस पार्टी 93 टू 107 सीट्स
कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में दिखाई दे रही हैं। अदर्स के खाते में, जिसमें बहुत सारी पार्टियां अलग अलग हैं, सबके खाते में 16 से 24 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये सूरत हाल राजस्थान का है। जरा यहीं से आपका कमेंट भी चाहता हूं। मिजोरम की बात भी यहां हम रख चुके हैं। मिजोरम में भी कांग्रेस आगे है, लेकिन सरकार बनाती हुई नहीं दिखाई दे रही है अपने दम पर। वो उसे किसी का समर्थन चाहिए होगा, वो भी आगे देखा जाएगा रिजल्ट क्या कुछ आता है। लेकिन आंकड़े हमारे एग्जिट पोल के यही बता रहे हैं। राजस्थान को लेकर और छत्तीसगढ़ को लेकर आपके क्या टेक हैं? आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज जो है बहुत लंबे अरसे बाद अशोक गहलोत एआईसीसी आए थे। इससे पहले कब आए थे वो हमें याद नहीं है। 5 साल पहले की जरूर याद है कि जब चुनाव लड़ने के लिए वो और सचिन पायलट यहां से जा रहे थे तब वो एआईसीसी आए थे। लेकिन बीच बीच में भी गहलोत जी आते रहे, लेकिन हमें दिखे नहीं। और आज जब वो एआईसीसी आए तो बड़े फॉर्म में थे, वो बड़े गुस्से में भी थे वो, और बड़े जोश में उन्होंने आज मीडिया को जो जो सुनाया है वो हमें नहीं लगता कि इससे पहले कांग्रेस के किसी और नेता ने उनके सामने 50 कैमरों के सामने जिस उस तरह कहा होगा। उसका अधिकांश हिस्सा जो है वो मीडिया ने नहीं दिखाया, लेकिन हमने उसका एक वीडियो चलाया है अपने ट्विटर पे। तो उसमें उन्होंने कहा कि तुम लोग पैसे दे के खबरें चलाते हो, तुम लोग बिक गए हो पूरी तरह, तुम लोग पूरी तरह डर गए हो, तुम लोग अपना काम नहीं कर रहे हो। और उन्होंने खूब जली कटी मीडिया को सुनाई। मीडिया चुप था बिल्कुल। तो इसका ये भी साथ में कहा कि बहुत सारा मीडिया ऐसा है, कुछ मीडिया ऐसा है जो अपना काम सही ढंग से कर रहा है, लेकिन बाकी मीडिया जो है पूरी तरह असफल हो चुका है। तो ये कॉन्फिडेंस उनमें कहां से आया? हमें लगता है कि ये कॉन्फिडेंस उनमें इसी एग्जिट पोल से आया है, जिसकी थोड़ी सी खबर उन्हें थी। और उन्होंने कहा भी कि ये वाला पोर्शन मीडिया ने काफी दिखाया है ये, कि आप लोग चाहे जो कहो, चाहे जो आपके आकलन हो, लेकिन मुझे पता है, मुझे विश्वास है। उन्होंने हंच शब्द का प्रयोग किया था। हंच है कि हम वापस आ रहे हैं, हम सरकार बनाएंगे। दूसरा, आपने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया, तो आज ही का ये चांस था कि छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भी जो हैं भूपेश बघेल भी, वो भी एआईसीसी आए हुए थे। आज दोनों आए थे और उन्होंने भी अपने राज्य के बारे में आराम से बात करी। उन्होंने इस तरह मीडिया में बात नहीं दी, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि मीडिया बहुत गलत बता रहा है, लेकिन हम जो है वहां पे अच्छी मेजोरिटी के साथ आके सरकार बना रहे हैं। तो दोनों जगह जो आपका एग्जिट पोल है वो करीब करीब उसी आधार पे है जो आमतौर पे लोग बता रहे हैं, जो आमतौर पे कांग्रेस के लोग बता रहे हैं, और बीजेपी के नेता भी करीब करीब इसी तरह की चीजों को शायद मान रहे हैं। क्योंकि वो भी जो है अपने जिस तरह से चैनल पे बोल रहे हैं और बाकी जगहों पे जो बात कर रहे हैं वो यही है कि ये चुनाव हमारा नहीं था। उनके ये शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हमारे नहीं थे। वो ये तो नहीं कह पा रहे कि ये कांग्रेस के चुनाव थे, मगर वो ये मान रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 राज्यों में कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जा रही है। अब जहां तक राजस्थान की बात है, तो राजस्थान में कांग्रेस ने आखिरी में अच्छा चुनाव लड़ा, काफी मोदी जी ने भी काफी अच्छा चुनाव लड़ा। लेकिन जो एक सफलता कांग्रेस ने प्राप्त कर ली कि विवाद रहे, असहमतियां भी रही, लेकिन आम जनता को एक बार यह लगा कि नहीं, गहलोत और सचिन पायलट एक हो गए हैं। वो एक हुए या नहीं हुए ये एक अलग कहानी है, जिसको 3 तारीख को बाद बताना ही शायद ज्यादा अच्छा होगा। अभी वो टाइम नहीं आया है। लेकिन आम जनता में जो फेस पे बैठे हुए लोग जिन्हें हम कहते हैं, जिन्होंने कुछ डिसाइड नहीं किया है अभी कि इधर जाएंगे या उधर जाएंगे, या जो सचिन समर्थक लोग थे जो ये कहने लगे थे कि हम सचिन के लिए कहीं भी वोट दे सकते हैं, कहीं से आशय सब जानते हैं कि बीजेपी की तरफ था, तो उनका वोट भी लगता है कि थोड़ा सा जो है उधर कम गया है और वापस जैसे कि 2018 में दिया था इस तरफ ज्यादा आया है। तो कांग्रेस के लिए ये 5 राज्यों के एग्जिट पोल जो हैं वो काफी अच्छे हैं। अब असली कहानी तो 3 तारीख को ही आएगी, लेकिन एक बात साफ है कि ये चुनाव कांग्रेस के चुनाव थे और ये चुनाव बीजेपी के चुनाव नहीं थे।
कांग्रेस के जी। चुनाव, ये 5 राज्यों के चुनाव, कांग्रेस के नाम क्या रहने वाले हैं? ये जो चुनाव हुए और तेलंगाना का चुनाव आज समाप्त हो रहा है, तेलंगाना की तस्वीर भी हम आप तक रखेंगे कि वहां किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन उसके अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम की बात अभी आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पूरे अपने अपने दम पर सरकार बनाती हुई कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है, जबकि मिजोरम में कांग्रेस थोड़ा सा पिछड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिर भी नंबर 1 पार्टी के रूप में यहां भी मिजोरम में भी दिखाई दे रही है। तस्वीर क्या होगी ये 3 तारीख को, रियल तस्वीर 3 तारीख को आप तक तो हम पहुंचाएंगे ही सुबह 6 बजे से। लेकिन ये आज जो एग्जिट पोल की तस्वीर है वो साफ बयां कर रही है कि राजस्थान में रिवाज बदलने जा रहा है। डॉक्टर राकेश पाठक जी क्या कुछ कहेंगे? एक बात यहां जरूर जोड़ना चाहूंगा, जो शकील अख्तर जी कह रहे थे कि सचिन पायलट के लोग अगर कहीं इधर उधर गए भी हों तो एक माली समुदाय के जो लोग हैं इस बार इंटैक्ट नजर आए। प्रशांत टंडन जी बहुत अच्छी तरह से बताएंगे कि जब हम लोग चर्चा करते थे और एक तरफा अगर कोई बात करे कि नहीं जी अशोक गहलोत, तो पूछ भी लेते थे कि किस बिरादरी से आप हो, तो माली हैं या कुछ ऐसे और भी दूसरे लोग, तो कहा यह जाता था कि माली समुदाय के लोग बीजेपी की तरफ दिखाई देते हैं। लेकिन इस बार वैसा नहीं हुआ है, यह भी है। प्रशांत जी जरा इस बात पे आप अपनी बात रखिए और फिर सीधे डॉक्टर राकेश पाठक जी के पास। जी नहीं राजीव जी, बिल्कुल सही ये बात है कि अशोक गहलोत को अपने समाज का तो समर्थन मिला ही मिला, और हम जब जोधपुर में गए थे तो काफ़ी ऐसे समाज के लोगों से मिले थे और उसका तो पूरा समर्थन मिला ही मिला। लेकिन जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं राजीव जी, तो उसमें मुझे लगता है कि दूसरे और समाज, पर्टिकुलरली जाट समाज, देखिए ईडी की कार्रवाई ने जाट समाज को बहुत जो है वो गुस्से में ला दिया। जब डोटासरा क्या ईडी पहुंच गई, और वो बीजेपी को बहुत नुकसान उससे हुआ है। अगर बीजेपी को कोई नुकसान हुआ होगा खासकर मेवाड़ में, तो वो उसकी वजह जो है वो ईडी की रेड जो डोटासरा क्या हुई, जो कि राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष है और जाट समुदाय से आते हैं। तो और ईडी की रेड का नुकसान हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी हुआ। तो ये जरा बीजेपी को और मोदी साहब को चाहिए कि ईडी वहाँ पे काम कर रही है कि उनका खेल बिगाड़ रही है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहता हूं, क्या कुछ कैसे देखते हैं आप छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, और खासकर राजस्थान अभी बिल्कुल आपके सामने है उस हिसाब से भी, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात भी जरूर आपसे समझना चाहूंगा, बगल में है, मध्य प्रदेश में आप बैठे हुए हैं, मध्य प्रदेश के आंकड़े भी हम लाएंगे, लेकिन उससे पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ मिजोरम पर। देखिए मोटे तौर पर मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। नंबर 1, ये पूरे जो चुनाव थे 5 राज्यों के, भारतीय जनता पार्टी ने ब्रांड मोदी के नाम पर लड़े हैं। प्रशांत जी राजस्थान की बात कर रहे थे, कन्हैयालाल हत्याकांड की। यहाँ तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक में माननीय प्रधानमंत्री ने सर तन से जुदा का नारा लगाया है। मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा ये यहाँ भी होगा, ऐसे नारे यहाँ भी लगेंगे। जबकि ये हाल तब है कि जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सांप्रदायिक दृष्टिकोण से वैसे कभी विभाजित नहीं रहे। मध्य प्रदेश तो शांति का टापू रहा है हमेशा से। तो बीजेपी की जो बेचैनी है, हताशा है, वो चुनाव अभियान में ही दिख रही थी कि जो मुद्दे जमीनी तौर पर कहीं अपील नहीं कर रहे, उन मुद्दों पर लड़ने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के इन मुद्दों के जवाब में कांग्रेस तीनों राज्यों में अपने जमीनी मुद्दों पर टिकी रही। मुझे याद है जब चुनाव शुरू हो रहे थे, भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पत्रकारों के साथ बातचीत में पवन खेड़ा से सनातन के विषय में बात की गई, सवाल पूछे गए, हिंदुत्व को लेकर सवाल पूछे गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एक ही बात पर टिके रहे कि हम मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, इस पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये सभी राज्यों में कांग्रेस ने किया। तो नैरेटिव बनाने में इस बार इन 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी असफल रही है। उसने चाहकर भी विपक्ष को अपनी पिच पर लाने में सफलता प्राप्त नहीं की। अब जहां तक इन एग्जिट पोल्स का सवाल है, मैंने अभी ट्वीट किया है, मैं इसको ऐसा मान के चल रहा हूं कि जिस तरह से अभी तक बड़े चैनल्स के, जो तथाकथित बड़े चैनल्स के एग्जिट पोल आ रहे हैं तमाम बड़ी एजेंसीज के, तो वे अपनी ढपली, अपना राग दिखाई दे रहे हैं जी। 3 बड़े सर्वे जो करने वाले संस्थान हैं वे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं, 2 बीजेपी की सरकार बना रहे हैं,
जो एक बीजेपी की सरकार बना रहा है उनमें से दो में से एक, वो तो 154 152 सीटें बता रहा है कांग्रेस की। अगर जमीनी हकीकत देखें तो शायद ये एग्जिट पोल में बदलते हुए मुझे नहीं दिख रहे। लेकिन वही बात है, अगर मैं यहां नहीं करूं तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कैसे भरोसा करूंगा। फिलहाल इतना जरूर दिखाई दे रहा है, अब तक जो 3 राज्यों का आपने दिखाया है उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी, अगर मैं खेल के टेनिस या बैडमिंटन के मुहावरे में कहूं, अगर ये स्कोर अभी 3-2 भी दिखाई देता है तो ये भी ब्रांड मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए पराजय जैसी ही होगी कि सब कुछ दांव पर लगाकर भी, सांप्रदायिकता का छोंक लगाकर भी अगर आप 3-2 के स्कोर पर सिमट जाते हैं, यद्यपि ये स्कोर 4-0 भी हो सकता है, 4-1 भी हो सकता है और 5-0 भी हो सकता है, जी ये बात 3 तारीख को पता लगेगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी के लिए ये एग्जिट पोल अभी तक के कोई बहुत सुखद संकेत नहीं दे रहे हैं। इसी वजह से मुख्य धारा के चैनलों पर जेपी नड्डा जी की तस्वीर नमूदार हो गई है। जी डॉक्टर। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक चैनल अभी आप जब कह रहे थे तो मैं भी स्क्रॉल करने लगा, एक चैनल को देख रहा था, वहां भले वो बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनवा रहे हैं, लेकिन वहां तस्वीर जो है, मुस्कुराती हुई तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं है, बल्कि उदास चेहरा जेपी नड्डा का दिखाई दे रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये चेहरे कैसे बदलते हैं, कैसे तस्वीरें बदल दी जाती हैं और कैसे मैनेज किया जाता है। खैर, ये सब कुछ होता रहेगा। हमारे साथ तमाम साथी जुड़े हुए हैं। राकेश पाठक जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? जी डॉक्टर साहब। एक नाम और जोड़ लीजिए, जब कथित बड़े चैनल्स के पैनलिस्ट में शाहनवाज हुसैन आ जाए, जब वे बैठकर बात करने लगे तो मान के चलिए पिछले 10 साल के तजुर्बे से कि शाहनवाज हुसैन को तब भेजा जाता है जब बीजेपी की जीत की संभावनाएं कम होती हैं, उनके पास कोई जवाब होते नहीं है तो उनको बैठा दिया जाता है। जी शाहनवाज हुसैन को अगर बैठा दिया जाता है तो आप समझ सकते हैं। आमिर अली खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जरा आना चाहता हूं और उनसे भी समझूं। बहुत कुछ इधर के जो तेलंगाना भी आएंगे वहां की चर्चा तो जरूर करेंगे हम आपसे, लेकिन जरा राजस्थान को लेकर आपसे चर्चा करना चाहता हूं। क्या कुछ आप देखते हैं? आप वहां बैठ के भी बहुत सारी चीजें, जर्नलिस्ट हैं, सुनते ही होंगे, देखते ही होंगे, पढ़ते ही होंगे। उस हिसाब से भी जो आंकड़े आ रहे हैं और राजस्थान के बारे में जो बातें होती रहीं, उस पर आपकी प्रतिक्रिया, आपकी टिप्पणी? जी, रिवाज बदलेगा जो बात आई थी वो यकीनन वो काफी हद तक कामयाब रही, सुनते भी आए हैं वो। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि वसुंधरा राजे का जो फैक्टर है वहां पे वो काफी इंपॉर्टेंट है। और वसुंधरा राजे को जिस तरीके से साइडलाइन किया गया, या ये बात भी आई थी कि उन्हें प्रपोजल दिया गया कि वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए मान जाएं और राजस्थान छोड़ दें, तो क्या वसुंधरा राजे को एक फॉर कांग्रेस काम करने का इल्जाम हम लगा सकते हैं? इसलिए कि वसुंधरा राजे ठीक है 25-30 सीटों पर ही अगर असरअंदाज होती हैं, तो मैं समझता हूं कि अगर एग्जिट पोल पे जाएंगे तो फिर वसुंधरा राजे को हम नेगेट नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि आप जो, मैं समझता हूं कि प्रशांत साहब ने जो बात कही कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के जो वोट ट्रांसफर हुए थे, या सचिन पायलट के वोट जो अशोक गहलोत की तरफ ट्रांसफर हुए थे, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं वो जो गारंटी वर्सेस रिवाज की बात थी, लोग गारंटी पे ज्यादा भरोसा करें शायद। मेरा मानना, मैं पर्सनली अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि लोगों को एक हद तक भारत जोड़ो के यात्रा के बाद दोनों भाई और बहन के ऊपर ज्यादा भरोसा आना शुरू हो गया है। शायद यहीं पर एक जो चेंज नजर आ रहा है पूरे इंडिया में। 10 साल से तेलंगाना में हुकूमत थी, 10 साल से मोदी साहब भी वजीर आजम की कुर्सी संभाले हुए हैं, तो ये चेंज का जो माहौल आया है, और जिस तरीके से राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी, ये दोनों को अगर हम देखते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो भी एक काफी तजुर्बाकार पॉलिटिशियन हैं, इन सबको ही लेकर अगर देखा गया तो भाई बहन का जो जोड़ यहाँ पे पब्लिक को एक्सेप्टेंस मिला है, शायद वो पूरे हिंदुस्तान में उसका असर हमें इस मर्तबा दिखा। हो सकता है कि 2024 में भी पार्लियामेंट के इलेक्शन में ये कामयाबी की तरफ हमें ले जा सकता है जी। और आपने जो फिगर्स बताए हैं राजस्थान के, तो मैं समझता हूं कि 107 अगर आते हैं तो फिर तो गवर्नमेंट बन जाएगी, मगर जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात है उससे बचने का है। इसलिए कि राहुल गांधी एक बात को
बहुत ही क्लियर तरीके से कहते हैं कि अगर रूल करूंगा तो बिल्कुल अगर बहुमत की सरकार आएगी या मेजॉरिटी हम लाते हैं तो ही हम रूल करेंगे, वरना तोड़ जोड़ की सरकार। आप देखिए कि बगल में अभी इलेक्शन हुआ कर्नाटका में, वहां पर भी बीजेपी शुरू कर दी है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस गवर्नमेंट को डिसलॉज करके या इनस्टेबल करके वहां पे हुकूमत कायम करें। मगर ये इंडियन पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है कि हम कहीं ना कहीं इस चीज को मान के चलें कि अगर कोई हमें तोड़ने की कोशिश करता है, अगर मान लीजिए तेलंगाना में भी 65 की बात जो आ रही है, जो 61 का फिगर है, अगर 61 पार करते हैं तो वो बिल्कुल करीब आ जाता है, तो उसको हमें काउंटर करना पड़ेगा। और 5-5 साल अगर हम ये लगा देते हैं कि कोई आदमी छोड़ के पार्टी भागता है तो उसे रोकने के लिए हम कोर्ट को जाते हैं, कोर्ट 5 साल के बाद फैसला देता है, जब ये नहीं होना चाहिए। अब इस बात के लिए तैयार होना है कि कम वोट में अगर पब्लिक आपको एक बार हुकूमत देती है तो उसको गारंटी करना पड़ेगा कि ये 5 साल हुकूमत चलेगी। यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए। वसुंधरा राजे अगर साथ जुड़ती हैं, वसुंधरा राजे का क्या रोल रहता है, ये तो देखिए एग्जिट पोल हैं, यकीनन हम बात करें बहुत ही प्री मैच्योर बात है, फर्स्ट थर्ड को ही हम बाज़ाब्ता तौर पे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर 107 कांग्रेस को आते हैं तो कांग्रेस के साथ लोग साथ रहना चाहिए और 5 साल तक ये हुकूमत चलनी चाहिए जी। करना जो जमीनी मुद्दों की बात आई थी तो मैं उस पर भी कहूंगा कि तेलंगाना में भी जो डोमेस्टिक इश्यूज थे, लोग अपने घर के करीब के प्रॉब्लम्स को सीरियसली ले रहे हैं। ये बात चाहे राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या तेलंगाना हो, यहाँ पे ये बात आई है कि पब्लिक का एक्सेप्टेंस या पब्लिक की प्रॉब्लम्स फिल वक्त जो लोकल लेवल पर है उसे लोग फौरन इमीडिएट उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, बजाय इसके कि अब मैं समझता हूँ कि 10 साल के बाद हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स खत्म हो रही है। लोग सोशल मीडिया के ज़माने में काफ़ी सीरियसली मतलब उनकी नज़र हर एक पे है, चाहे वो टीवी हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो या दीगर जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर वो लेके के अपनी सोच बना रहे हैं और सोच पर ही वो काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि उस हिसाब से ही लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक अलग परिस्थिति निर्मित हो गई है और खासकर सोशल मीडिया के ज़माने में लोगों के पास सूचनाओं का भंडार है और सूचना तंत्र भी बहुत हैं, और ऐसे में जब आप अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, एक बात को दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में आपको कुछ सेकंड, कुछ पल के ही समय की दरकार होती है, वरना आप फटाफट पहुँच जाते हैं। और ऐसे में गाँव तक, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले तक अगर बहुत सारी बातें पहुंचाई गई हैं तो अच्छी बातें भी पहुंचती हैं उसी मीडियम के जरिए। और राजस्थान में खासकर अच्छी बातें इसलिए कह रहा हूं, राजस्थान का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर चिरंजीवी योजना गांव तक पहुंची है तो उसी दम पर ये 93 से 107 सीटें दिखाई दे रही हैं अशोक गहलोत की। क्योंकि हम लोग जब बातें कर रहे थे लोगों से तो हर दूसरा आदमी अशोक गहलोत की इस योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो 25 लाख रुपए तक है, जिसको राहुल गांधी ने दावा किया है कि हमारी सरकार आएगी तो इसको 50 लाख कर देंगे। और एक डर है वहां के लोगों में कि अगर ये सरकार रिपीट नहीं करती है तो ये योजना बंद हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी ने इसकी गारंटी नहीं दी है। ऐसे में उनके पास एक ही चारा है कि किसी भी ढंग से इस सरकार को रिपीट करो। एक कारण ये भी दिखाई देता है। जरा आना चाहता हूं विजय शंकर सिंह साहब आपके पास, कैसे आप देखते हैं, क्या कुछ समझते हैं राजस्थान की राजनीति को और राजस्थान के लिए जो हमारे एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं जो स्क्रीन पर हैं उस पर? बिल्कुल, जो अभी आप बात कर रहे थे कि राजस्थान की सरकार ने जो लोकहित की योजनाएं चलाई हैं, खासकर चिरंजीवी योजना, जिसमें अभी राहुल गांधी जी ने कहा कि वो इस योजना को अगर आते हैं दोबारा तो 50 लाख तक की कर देंगे। तो निश्चित रूप से एक बीमार व्यक्ति, जहां आजकल की दवाइयों की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इलाज महंगे हो गए हैं, सरकारी अस्पताल बहुत ज़्यादा सुविधा युक्त नहीं रहे, अमूमन अब वो सुविधा ही नहीं होते जा रहे हैं, निजी अस्पताल हर जगह खुलते जा रहे हैं, लेकिन उनमें इलाज सबके बस का नहीं है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो कि गवर्नमेंट से प्रोटेक्टेड, जैसे सरकारी कर्मचारी हैं, उनका अपना कार्ड है, हेल्थ बीमा का हेल्थ कार्ड है,
सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का, राज्य सरकार का, उनकी नहीं, इनकी संख्या बहुत कम है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जनता में बहुत ज़्यादा है, जो अक्सर इन सब बीमारियों से रूबरू होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल में एक इम्प्रेशन ये गया है, जैसे कि अभी पाठक जी ने बताया, कि इन्होंने इस बार भी मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक उन्माद लाने की, सांप्रदायिक एजेंडा लाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक धारणा बिल्कुल बैठ गई है लोगों के दिमाग में कि चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, सांप्रदायिकता हो, कॉरिडोर हो, जो भी हो, इनका मूल मुद्दा जनहित है ही नहीं। इनका मूल मुद्दा किसी न किसी तरीके से एक प्रकार का अतिराष्ट्रवाद, जिसे जिंगोइज्म कहते हैं, उसका वातावरण बनाए रखना, पूरे जनता को एक उन्मादित अवस्था में रखना, उन्हें पगलाए हुए रखना और इस उम्मीद में रखना, अफीम में, इस अफीम की तरह से उन्हें पगलाए हुए रखना कि वो अपने हित के बारे में सोच ही न सके, वो रोजी रोटी के बारे में सोच ही न सके। निश्चित रूप से अभी एक हमारे जो पैनलिस्ट मित्र हैं, इन्होंने कहा कि लोग घर आते हैं, घर अब अपनी अपनी समस्याओं के बारे में सोच रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, उनके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। तो इस प्रकार की लोकहित की योजनाएं बीजेपी की किसी भी सरकार ने लंबे समय तक कहीं जारी नहीं रखा। कभी कभी जरूर दिख जाता है कि उन्होंने कहीं नौकरी दे दी, उसका एक फोटो सेशन हो गया, मुख्यमंत्री जी नमूदार हो गए, प्राइम मिनिस्टर का बड़ा बड़ा विज्ञापन आ गया, तमाम बातें हैं, लेकिन वो धरती पर नहीं है। अभी बिहार में ही नीतीश कुमार की सरकार ने 1,26,000 लोगों को नौकरी दी है, उसकी एक बड़ी अच्छी खबर हर जगह आई है। तो लोगों के दिमाग में जब ये बात बैठ जाती है कि ये पार्टी आपको मंदिर दे सकती है, उन्माद बनाए रह सकती है, फर्जी राष्ट्रवाद का झांसा दे सकती है, लेकिन आपके उन चीजों से नहीं जिसके लिए सरकारें बनती हैं और सरकारें बनाई जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों के मन में अगर ये आशंका है कि अगर सरकार ये नहीं रिपीट की तो ये योजनाएं बंद हो जाएंगी, तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों का भी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा और पड़ रहा होगा। अब आप लोगों ने तो मौके पर ही देखा है, प्रशांत जी तो वहां थे ही, आप भी थे, तो आपका बेहतर आकलन होगा। लेकिन मैं समझता हूँ एक साइकोलॉजिकल आकलन लोगों को होगा कि अगर ये सरकार अच्छा काम कर रही है तो रिवाज एक अलग चीज है, कोई ऐसा रिवाज नहीं है, तो इस सरकार को एक मौका और देने में कोई हर्ज नहीं है। हो सकता है इसका असर पड़े, और जैसा कि आपका एग्जिट पोल ये आ रहा है जिससे लग भी ऐसा रहा है, और बाकी तो 3 दिसंबर को जो होगा वो हम सब की जानकारी में। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 3 दिसंबर को जो होगा वो तो हम आप तक पहुंचाएंगे ही, रिजल्ट सामने होगा, एग्जिट पोल नहीं बल्कि एग्जैक्ट रिजल्ट आपके सामने होगा, और उस आधार पे हम आपको पल पल की रिपोर्ट, कैसे कौन आगे कौन पीछे, सब बताएंगे। सुबह 6 बजे से हमारे साथ जुड़िए। चाय की चुस्कियों, सर्दी का मौसम, रजाई के अंदर रहिए, लेकिन आप हमें देखना मत भूलिए। तो चर्चा हम कर रहे हैं इस वक्त एग्जिट पोल, और उसमें भी छत्तीसगढ़, मिजोरम और राजस्थान की बात हम ऑलरेडी आप तक पहुंचा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 51 से 57 सीटों के साथ कांग्रेस अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी पिछड़ती हुई हमेशा की तरह छत्तीसगढ़ में पिछली बार भी पिछड़ी थी, इसलिए कह रहा हूं। 30 से 36 सीटें बीजेपी को और 1 से 5 सीटें यहां पर अदर्स के खाते में, अन्य के खाते में छत्तीसगढ़ में। जबकि मिजोरम में कांग्रेस 12 से 14 सीटें और MNF 10 से 14 और ZPM भी 10 से 14 सीटें, दोनों बराबरी पे। और कौन कांग्रेस के साथ जाता है, अगर आज की तारीख में अगर यही रिजल्ट हो तो कांग्रेस किसके साथ सरकार बनाती है ये देखना होगा। लेकिन इतना तय मानिए कि मिजोरम में कांग्रेस लीडिंग पार्टी के रूप में नजर आ रही है, उभर रही है। राजस्थान का जिक्र करूं तो राजस्थान को लेकर हमेशा यही कहा गया कि रिवाज बदलता तो नहीं है, लेकिन इस बार रिवाज बदलने की कोशिश जरूर यहां की जनता करेगी। और 30 सालों से जो रिवाज बना हुआ रहा उसमें एक बार कांग्रेस की सरकार तो दूसरी बार बीजेपी की सरकार। लेकिन बहुत सारे मुद्दे यहां पर थे। एक ये था कि पिछले 5 साल से लगातार वसुंधरा राजे सिंधिया जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो हाशिए पर रहीं, उसका असर पड़ा क्या। और दूसरी बात यह थी कि कांग्रेस के अंदर खाने 2 ध्रुव बटे हुए थे, एक साइड अशोक गहलोत तो दूसरी साइड सचिन पायलट थे। इसका असर भी कांग्रेस के अंदर पड़ेगा क्या, ये दोनों सवाल थे। बहुत ज्यादा मीडिया में सचिन पायलट चर्चा में रहते थे और उधर वसुंधरा राजे चर्चा में रहती थी, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदल गया। जैसा बता रहे थे शकील अख्तर जी कि आज ही अशोक गहलोत AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की दफ्तर जो मुख्य ऑफिस है यहां दिल्ली में, वहां मौजूद थे और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मीडिया पर भड़ास निकालने की कोशिश भी की। उन्होंने साफ साफ अपने शब्दों में कह दिया कि आप लोग क्या करते हैं, ये सब अभी बता रहे थे शकील अख्तर जी। तो बहुत कुछ राजस्थान को लेकर है, और राजस्थान इसलिए भी क्योंकि रंगीलो मारो राजस्थान,
लेकिन ये रंगीला राजस्थान जो है वो किसके लिए अभी रंगीन होने जा रहा है वो 3 तारीख को हम बताएंगे। लेकिन हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से अशोक गहलोत के बल्ले बल्ले यहां दिखाई दे रहे हैं। 93 से 107 सीटें, 107 भी आ जाती हैं मैक्सिमम, तब भी 93 आती हैं तब भी, क्योंकि अदर्स के खाते में 16 से 24 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये बहुत बड़ा बंच है जो कहीं भी जा सकता है, लेकिन बीजेपी को सरकार बनाने के लिए इस पूरे बंच को खरीदना होगा, अपने पाले में लाना होगा, फिर भी सरकार बीजेपी बनाती हुई दिखाई देती है कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, जरा आपसे भी समझूं राजस्थान, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश की तरफ चलेंगे और हमारे साथी डॉक्टर राकेश पाठक जी से बेहतर मध्य प्रदेश के बारे में और कौन बताएगा। जरा राजस्थान पर क्लोज करें और आगे बढ़ेंगे। क्या कुछ आप देख रहे हैं इन आंकड़ों से? मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी जो थोड़ी बहुत जो संख्या बताई जा रही है कांग्रेस की, मुझे लगता है शायद इसमें और थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। देखिए, कर्नाटक से मतदाताओं ने भी अपना एक रिवाज बनाया है। वो इस तरीके से वोटिंग का उसका पैटर्न होता जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस की कहीं पर कोई गुंजाइश न रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वसुंधरा राजे वाला जो फैक्टर है वो डेट्रीमेंटल साबित होगा इसके लिए, भारतीय जनता पार्टी के नतीजों के लिए, जो शायद हम विजुलाइज कर रहे हैं। मैं भी बहुत नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ी चोट रहेगी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, क्योंकि वसुंधरा राजे की वहां पर जो हैसियत है, उसका जो रुतबा है और उसके साथ उनके जो एक फॉलोइंग है वो बहुत बड़ी है। वसुंधरा राजे को नाराज करना जो है भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा जो है वो उन्होंने कई जगह पे नाराज किया। अगर आप यहाँ पर जाइए छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को भी नाराज किया, लेकिन रमन सिंह वैसे इफेक्टिव नहीं है। जितनी इफेक्टिव जो है वो वसुंधरा राजे हैं। मेरा अपना ऐसा कैलकुलेशन है कि इस टैली को जो है कांग्रेस की टैली थोड़ी सी और बढ़ेगी और वो बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे। ऑपरेशन लोटस का वहां पर राजस्थान में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा चांस होगा। ये एक रिवाज जो है वो भी बदलता हुआ हमको दिखेगा। अब मतदाता, मुझे ऐसा लगता है, चाहे जिन राज्यों में हो, जिस भी पार्टी की सरकार बनाएंगे, तोड़ फोड़ की राजनीति से वो उगता चुके हैं। वो ऐसा कोई भी मैंडेट नहीं देंगे। अभी मध्य प्रदेश के आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में भी इसी तरीके के आंकड़े कुछ आने चाहिए कि ऑपरेशन लोटस जैसी कोई चीज वो शायद अब बहुत ज्यादा उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए अंतिम बात इस राउंड में करता हूं कि इसके बाद एक और रिवाज शुरू हो जाएगा इन 5 राज्यों के, जो हम आज विजुलाइज कर रहे हैं या जो अपने जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, और शायद इसके नजदीक अगर नतीजे आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक छोड़ी हुई परंपरा को फिर से शुरू कर सकती है, और वो है चुनाव के बाद के मंथन की। आप याद कीजिए, पिछले कुछ समय से जो है चुनाव के बाद का जो मंथन होता था वो भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दिया है। जहां भी भारतीय जनता पार्टी जीतती थी तो सीधे सीधे उस शाम को प्रधानमंत्री मोदी जी की भव्य रैली जो होती थी वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में होती थी, और अगर वो हार जाती थी तो हारने के बाद कोई मंथन नहीं होता था। आप याद कीजिए, मुझे लगता है कि अभी तक कर्नाटक के भी चुनाव का कोई मंथन नहीं हुआ है, लेकिन इन 5 राज्यों पे भारतीय जनता पार्टी का जो भी हाल होना है, मुझे ऐसा लगता है कि अब मंथन जो है बिल्कुल अपरिहार्य हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। और मंथन जो है वो केवल इन 5 राज्यों के नतीजों पर नहीं होगा, उसके आगे की तैयारी के लिए होगा। और मंथन ये होगा कि अब जो है मोदी पर कितना निर्भर रहा जाए, और क्या मोदी जो है इसके बाद 2024 के चुनाव जो है वहां तक भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी को खींच सकेंगे या नहीं खींच सकेंगे। ये मंथन जो है ये शायद मुझे लगता है कि इसका रिवाज फिर से शुरू होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जो आंकड़े मैं देख रहा हूं। और ऐसे ही आंकड़े निश्चित रूप से हमको नजर आएंगे अगले इस 3 तारीख को। राजीव जी, अगले 3 तारीख को ऐसे ही आंकड़े हो सकता है कि सामने आए, क्योंकि एग्जिट पोल हो सकता है कि एग्जिट पोल हो जाए। शकील अख्तर जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? जी देखिए, आप राजस्थान की बात थोड़ी देर के लिए खत्म करना चाह रहे थे, तो हम कुछ बातें बता दें, जो कि राजस्थान के लोग जो है सबसे ज्यादा इस चुनाव में इंटरेस्टेड हैं। 5 राज्यों में बाकी जगह क्या होगा क्या नहीं होगा करीब करीब सबको अंदाजा है, पर राजस्थान के बारे में न केवल वो बहुत इंटरेस्टेड है बल्कि बहुत रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। तो एक पहली बात जो रिवाज के बारे में है, ये रिवाज जो है बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का है। ये हमेशा से नहीं चला। कांग्रेस का सबसे समर्थक राज्य अगर इंडिया में कोई रहा है तो राजस्थान ही रहा है। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा किसी राज्य में शासन किया है तो राजस्थान में ही किया है। लेकिन वसुंधरा राजे ने, खास तौर से ध्यान रखिएगा कि वसुंधरा राजे ने ये एक रिवाज बनाया था कि एक बार अशोक गहलोत, एक बार वो, भाजपा और कांग्रेस नहीं, एक बार अशोक गहलोत, एक बार वसुंधरा।
तो अब जब वसुंधरा ही नहीं है तो ये रिवाज रहेगा या नहीं, ये बात हम नहीं कर रहे, ये राजस्थान के लोग कर रहे हैं। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जाति की। राजस्थान के इस चुनाव में जाति बड़ा एक अहम फैक्टर रही है, और इसमें बड़ी खास बात यह रही कि जो अशोक गहलोत की जाति है, माली या उसे वहां सैनी कहते हैं, वो बहुत छोटी जाति है वहां पे। उसका कोई बड़ा न तो संख्या है और संख्या कम के अलावा कोई प्रभाव भी नहीं है उसका, कि वो अपने वोट के अलावा अपने पड़ोसी का वोट भी दिलवा सके। वो छोटा मोटा काम करने वाली एक समुदाय है, और उसके यहाँ एक ही बड़ा आदमी हुआ है वहां पे, एक अशोक गहलोत तो है ही, एक गोपाल सैनी बहुत बड़े खिलाड़ी हुए हैं, रेसलर थे वो, जिन्होंने ओलंपिक में बड़ा नाम कमाया है, और उन्होंने उसके नाम से उन्होंने एक अपना होटल भी बना रखा है जयपुर में, ओलंपिया के नाम से। तो एक जाति वहां पे जो है सबसे ज्यादा अगर फैक्टर करती है तो जाट, राजपूत, मीणा और गुर्जर, वहां की राजनीति में ये चार जातियां सबसे ज्यादा डोमिनेट करती हैं। और ये ऐसी हैं कि डोमिनेट करती हैं, पर किस तरह से? अपने ही वोटों तक। इनमें से भी कोई जाति ऐसी नहीं है जो किसी दूसरी जाति का एक वोट भी डलवा सके। सबको वो जातियां माना जाता है जो वर्चस्ववादी हैं, जो अपना वर्चस्व चाहती हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इस जाति से कौन किस जाति का वोट किसमें गया है, तो उसके विरोध में दूसरी जाति का वोट दूसरी जगह गया होगा। ये राजस्थान का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरा, इस चुनाव में एक बड़ी खास बात हुई है कि पहली बार अशोक गहलोत को केंद्र में रखकर कांग्रेस ने वहां काम किया है। कांग्रेस से मतलब खुद गहलोत ने ही काम किया है। गहलोत इतने लंबे अरसे से राजनीति में है, लेकिन वो कभी चमत्कारिक है, और वो बैठ के रणनीति बनाने वाले कोई चेहरा जैसी चीज वो कभी नहीं रहे। लेकिन इस बार जो है उनका जो कॉन्फिडेंस है, जो अब देखने में आ रहा है, वो यही है कि वो अपनी दम पे वहां चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब नतीजे क्या होंगे ये देखना दिलचस्प होगा। और राजस्थान के बारे में कुछ दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और जो लोग हमसे बार बार पूछ रहे थे, तो हमने सोचा इसको बता दें। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन राजस्थान के बारे में दो तीन चीजें और मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से। एक तो ये कि क्या कारण रहा कि बीजेपी यहां पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है? धार्मिक मुद्दा जो है वो नहीं चल पाया, या बीजेपी के अंदर खाने, जो वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारे लगाना, एक साथ सात सांसदों को उतार देना, इन लोगों के बीच भी उस ढंग से मतभेद की खबरें आती रहीं, जनता को लुभाने में ये नाकाम रहीं, ऐसा कुछ या कुछ और था? क्या कुछ था, जरा समझना चाहता हूं शकील अख्तर जी। देखिए, राजस्थान में कांग्रेस के अभी 1 दर्जन से ज्यादा नेता तो हम जबानी गिना सकते हैं, लेकिन बीजेपी में हमें 2 से ऊपर कोई कहे तो हमें याद करना पड़ेगा। वहां सिर्फ 2 मुख्यमंत्री हुए बीजेपी के, एक भैरों सिंह शेखावत, एक वसुंधरा राजे। इसके अलावा किसी तीसरे को वहां मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिला। इसका मतलब कि वहां नेतृत्व का विकास नहीं हुआ। अब कांग्रेस में अगर आप याद करेंगे तो मोहनलाल सुखाड़िया से अगर हम शुरू करें, और देवपुरा तक, और शिवचरण माथुर तक, और गहलोत, और नवल किशोर शर्मा, और नटवर सिंह, और राजेश पायलट, और जाने हरिदेव जोशी, कितने नाम आ जाएंगे। और आज भी कई नए नेता तैयार हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बीजेपी की रही है, और इसमें बीजेपी ने सबसे जो एक खतरनाक काम किया कि जो भैरों सिंह जी तो रहे नहीं, एकमात्र नेता थी वसुंधरा राजे, उनको भी किनारे कर दिया। तो अब जनता जो है वोट दे तो किसके नाम पे दे? ये एक राजस्थान में बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या पैदा हो गई है। और इसके अलावा राजस्थान में बीजेपी कमजोर क्यों हुई, इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि वहां पे जो संघ के लोग हैं, या जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता तो है ही बीजेपी की हर जगह है। छत्तीसगढ़ में हमने देखा ही कि छत्तीसगढ़ में अगर इतना मुकाबला बीजेपी कर रही है तो अपने कार्यकर्ताओं की दम पे कर रही है, लेकिन उनका नेतृत्व करने वाला वहां कोई नहीं है। कोई भी कार्यकर्ता कितना ही मजबूत हो, किसी भी क्षेत्र में नेतृत्वकारी शक्तियां हमेशा जरूरी होती हैं, और बीजेपी ने वहां पे अपनी नेतृत्वकारी शक्तियों को सबको किनारे लगा दिया है। क्यों? क्योंकि वहां खुद मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी राज्यों के चुनाव नहीं लड़ सकते, ये इस एक चुनाव में साबित हो जाएगा। और राहुल गांधी यही बात कर रहे थे, कल आपने दिखाया भी कि राहुल ने एक ही बात को जोर देकर कहा कि मेरा एकमात्र लक्ष्य, मेरा पहला लक्ष्य नफरत की राजनीति खत्म करना। और ये नफरत की राजनीति कौन कर रहा है? मोदी जी। इसलिए मैं दिल्ली की गद्दी से हटाना चाहता हूं।
और ये जो बात है ये राजस्थान में खास तौर से है कि यहां पे जो है मोदी जी के नेतृत्व पे लोगों को विश्वास नहीं है। वसुंधरा राजे के नेतृत्व विश्वास कर सकते हैं, कोई और नेता लाते विश्वास कर सकते हैं, तो इसलिए बीजेपी का कमजोर होना वह स्वाभाविक है, उसमें कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। दूसरा, कोई बड़ा जाति समूह जो हमने बताया कि 4 समूह बताए हमने, जाति समूह जो ही सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सभी होते हैं, लेकिन ये 4 वर्ग डोमिनेट संख्या में भी बड़े हैं चारों। सब संख्या अगर हम बताएं तो 5-6% गुर्जर हो जाएंगे, 8% के मीणा हो जाएंगे, फिर राजपूत भी इतने हैं और जाट भी इतने हैं, तो ये सब मिला जुला के 25-30% होते हैं। लेकिन इनका असर बहुत ज्यादा है, वहां जमीनें सब इनके पास है और समाज में इनका एक स्थान है और थोड़ा सा इनका दबदबा भी है। तो ये जो है बीजेपी इनमें से किसी भी एक समुदाय को अपने साथ नहीं ले पाई है, तो ये सब बीजेपी के लिए नुकसानदेह है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी के लिए नुकसानदायक क्या क्या हुई हैं, क्या बातें राजस्थान को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। राकेश अचल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत करता हूं अचल साहब इस कार्यक्रम में। और सीधा सीधा आपके पास ही आना चाहता हूं। राजस्थान के आंकड़े आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस 93 से 107 सीटें ला सकती है, 72 से 86 सीटें ला सकती है बीजेपी, और उधर छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए आंकड़े 51 से 57 कांग्रेस के पास हैं। जरा समझो इन आंकड़ों के आधार पर और कहां पिछड़ती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है, अगर इन दोनों राज्यों की चर्चा हम करें। आखिर क्या कुछ है कि इन दोनों जगहों पे कांग्रेस रिपीट कर रही है? धन्यवाद राजीव जी। देखिए, मैं बहुत पहले से कह रहा था कि इको हो रहा है कुछ। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये मैं बहुत पहले से कहता आ रहा था कि इन दोनों राज्यों में जो कांग्रेस है उसकी बढ़त उसकी नीतियों की वजह से होगी, और भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेने में अपना जो किसको चुनाव की कमान देना है, किस राजनीतिक गणित को आगे बढ़ाना है, इसको तय करने में पिछड़ गई, मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी। और इस हताशा का परिणाम ये हुआ कि जब उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री ने आखिरी में राजेश पायलट का जिक्र किया, तो जो जातीय गणित भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आना चाहिए था वो उसके ठीक खिलाफ चला गया। और ये जो एग्जिट नतीजे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आप विश्वास मान करके चलिए कि 3 तारीख को ये बिल्कुल साकार होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि पिछले 3 महीने में देश में और इन 5 राज्यों के चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का रुख अख्तियार किया था, वो देश की आम जनता को शायद अब पसंद नहीं आया। पहले सिक्के चले, खूब खरे खोटे दोनों सिक्के चले, लोकसभा के 2 चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ने जीते, लेकिन विधानसभा के चुनाव में जो उसका हार का सिलसिला शुरू हुआ वो अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि अब तो स्थिति ये मुझे लगता है कि 5-0 तो बराबर ना हो जाए, कांग्रेस 5 राज्यों में आपको खड़ी दिखाई दे। और इसके पीछे देखिए, अगर एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है तो फिर राजस्थान में कांग्रेस को जाना चाहिए था, मध्य प्रदेश में तो स्थितियां अलग थी, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। शुरू से आपने पूरे कवरेज में जब आप मैदान में थे, आपने भी दिखाया था कि इन राज्यों की जनता अब लफाजी की बजाय जो नीतियां सरकार ने प्रचलित की हैं, लोक हित की नीतियां जिसमें वाकई में लोक कल्याण दिखाई देता है, उसको स्वीकार करते हुए अपना फैसला करेगी। और उसने ये मन बना के रखा था, उसको लास्ट मोमेंट में तब्दील करने की चाहे जितनी कोशिश की गई हो, लेकिन उसका कोई परिणाम मुझे लगता है कि हाथ में भारतीय जनता पार्टी के आया नहीं। तो अब देखिए 3 तारीख को इन सारे आपके एग्जिट नतीजों पर जब बहुत जनता की लगेगी, खुलेंगी जब मतपेटियां, तब ये जाहिर हो जाएगा कि ये जो कांग्रेस ने रणनीति अपनाई थी वो कितनी कामयाब हुई। जी बिल्कुल, कांग्रेस की रणनीति कितनी कामयाब रही है राजस्थान को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा हम छत्तीसगढ़